ललन टॉप शो brought to you by Sensodyne K and American Pistachios। अभी लेके आए सेंसोडेंट के दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आया मौसम नीली नीली स्याही का, जो उंगलियों पर आज से यानी 19 अप्रैल से लगनी शुरू हो गई। लोकतंत्र का महापर्व का उद्घोष हो गया। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों पर जनादेश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज हो गया है, जो इस फैसले में अपने हिस्से का योगदान करेगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए फिर से चुनाव जीतेगा, क्या 400 पार जाने का दावा पूरा होगा। और साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस दावे की परख भी होगी जिसमें वो बीजेपी को 150 के नीचे सिमटता हुआ बता रहे हैं। क्षीर का क्षीर, नीर का नीर 4 जून को हो जाएगा। लेकिन आज क्या हुआ और कितना उत्साह दिखा और कहां कहां दिखा, किन बड़ी सीटों पर आज वोट डाले गए, वहां पिछले चुनावों में क्या हुआ था और भारत में लोकतंत्र के पर्व के शुभारंभ को परदेसी मीडिया कैसे देख रहा है, इस पर आज बात होगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज कुल 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 10 राज्य ऐसे हैं जहां आज ही चुनाव खत्म हो गए। इनमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी शामिल हैं। उत्तर की बात करें तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर आज ही वोटिंग खत्म हो गई। मगर जिस राज्य की सीटों की गिनती एनडीए और इंडिया के आंकड़ों पर सबसे ज्यादा असर डालेगी वो है दक्षिण का तमिलनाडु। यहां कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, सभी पर आज वोटिंग हुई। तमिलनाडु पर विस्तार से बात करेंगे, पर पहले ये जान लेते हैं कि आज हुए चुनावों को लेकर मतदाताओं ने कैसा उत्साह दिखाया, देश भर में कितना मतदान हुआ, किस राज्य में सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम वोट पड़े। चलते हैं न्यूज रूम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान शाम 6 बजे पूरा इसका सिलसिला जो है वो खत्म हो गया। पहले चरण में शाम 7 बजे तक कुल 60.03% औसत मतदान हुआ। पहले चरण में कुल 102 लोकसभा सीटों पर मतदान किया गया। पहले चरण में शाम को 5 बजे तक 59.7% यानी औसत मतदान होने का अनुमान था। दोपहर 3 बजे तक 49.9% मतदान हुआ था। दोपहर 1 बजे तक कुल 39.9% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक के मतदान के आंकड़े के हिसाब से सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में किया गया है। बिहार में सबसे कम मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक सबसे अधिक 77.57% मतदाताओं ने वोट डाला। वहीं बिहार में सबसे कम सिर्फ 46.32% मतदाताओं ने ही शाम 5 बजे तक वोट डाला। मतदान शुरू होने से शाम तक पोलिंग बूथ पर लोगों की कतारें तो दिखी, मगर संघर्ष और हिंसा की कुछ घटनाएं भी, अप्रिय घटनाएं भी सामने आईं। पश्चिम बंगाल में हमने पंचायत चुनाव के दौरान भारी हिंसा देखी थी। आज लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी खबरें आईं। कूच बिहार में मतदान के दौरान हिंसा हुई। द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी ने 80 तो बीजेपी ने 39 एफआईआर एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराए हैं। आज तक के ऋतिक मंडल की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी ने अलीपुर द्वार में आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थकों ने उनके एक अस्थायी पार्टी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। हालांकि इन घटनाओं के बावजूद पश्चिम बंगाल में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। इधर करीब 1 साल से भीषण हिंसा को झेल रहे मणिपुर में वोटिंग के दौरान भी गोलीबारी की खबरें आईं। इम्फाल के मोईरंगाम्पू पोलिंग स्टेशन में आपराधिक तत्वों ने कई राउंड की फायरिंग की। अच्छी बात है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राजस्थान के नागौर में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक इस दौरान नागौर की कुचेरा नगर पालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा घायल हो गए। चुरू में भी फर्जी मतदान की शिकायत पर हंगामा हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने पोलिंग एजेंट का सिर फोड़ दिया। ये तो हुई आज की घटनाओं की बात। अब एक नजर उन सीटों पर डालते हैं जहां सरकार के मंत्रियों से लेकर दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं के भविष्य का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में दर्ज कर दिया है। आज जिन 102 सीटों पर चुनाव हुए उनमें कुल 1625 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की। 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों में 9 दावेदार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की महाराष्ट्र में जो नागपुर सीट है उस पर भी आज मतदान हुआ। पीएमओ में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से सांसद है, वहां पर भी आज चुनाव हुए। किरण रिजिजू की अरुणाचल पश्चिम, सर्बानंद सोनोवाल की डिब्रूगढ़, अर्जुन राम मेघवाल की बीकानेर, संजीव बालियान की मुजफ्फरनगर और एल मुरुगन की नीलगिरी लोकसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी आज मतदान हो गया। राज्यों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ है। पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, रामपुर,
मुरादाबाद, नगीना, कैराना, बिजनौर और सहारनपुर में लोग पोलिंग बूथ पहुंचे। पीलीभीत में इस बार वरुण गांधी का टिकट काटा गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए और बाद में योगी सरकार में मंत्री बनाए गए जितिन प्रसाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद हैं। कभी सपा के गढ़ रहे मुरादाबाद और रामपुर में भी आज वोटिंग हुई। मुरादाबाद में भारी घमासान के बाद एसटी हसन का टिकट काटकर अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को लड़वाया है। तो आजम खान के घर रामपुर में उनके करीबी असीम रजा ने नामांकन पत्र तक खरीद लिया था, लेकिन बाद में टिकट मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दे दिया गया। नगीना में इस बार आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एक चर्चित सीट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सीटों पर वहां चुनाव हुए। जिस सीट पर सबकी नजर है वो है छिंदवाड़ा। यहां से कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मैदान में हैं। इसके अलावा राजस्थान की 12, महाराष्ट्र की 5, असम की 6 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग हुई है। तमिलनाडु का जिक्र हमने शुरू में ही किया था, जहां की सभी 39 सीटों पर मतदान हुआ। बीते कुछ समय से बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि केंद्र की सत्ता में बैठी इस पार्टी की पैठ सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों में है। उत्तर बनाम दक्षिण के नैरेटिव की चर्चा भी होती रही है, लेकिन बीजेपी ने दक्षिण में पैठ बनाने के लिए आक्रामक प्रयास जारी रखे, क्षेत्रीय मुद्दों को सम्मान दिया, प्रतिनिधित्व दिया और अपने क्षेत्रीय चेहरों को शक्ति दी। उधर इंडिया गठबंधन के तले डीएमके और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके 22 और कांग्रेस 9 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। बाकी सीटों पर लेफ्ट और कुछ अन्य दल डीएमके के सिंबल पर लड़ रहे हैं। एआईएडीएमके इस बार 34 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बाकी की 5 सीटें गठबंधन के अन्य छोटे छोटे दलों के हिस्से हैं। बात बीजेपी की करें तो इस बार पार्टी ने तमिलनाडु में 23 उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने राज्य के 9 छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन भी किया है, जो बाकी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिन सीटों पर आज चुनाव हुए उनके लिए प्रचार परसों यानी 17 अप्रैल की शाम को खत्म हो गया था। एनडीए हो या इंडिया, दोनों ने ही प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच 19 जनसभाएं की और 10 राज्यों की 50 सीटों को कवर किया। यानी जहां आज मतदान हुआ वहां की करीब आधी सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया। वहीं राहुल गांधी इसमें थोड़ा पिछड़ गए। वो इस दौरान 5 राज्यों की में 7 जनसभाएं ही कर पाए और करीब 25 सीटों को कवर कर पाए। प्रधानमंत्री ने यहां पर लीड ली जनसभाओं के मामले में। अब एक नजर 2019 के चुनाव पर, जिन सीटों पर आज मतदान हुआ था वहां 2019 में क्या हुआ था। हालांकि पिछले चुनाव और इस चुनाव में कई अंतर हैं। सबसे बड़ा बदलाव है गठबंधन की शक्लें। पिछली बार इंडिया गठबंधन नहीं था। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने अलग। लेकिन इस बार कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन के तले चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा अलग से लड़ रही है। आज की परिस्थितियों में पिछले चुनाव के पहले चरण को देखें तो 102 सीटों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को 48 सीटें मिली थी। बराबरी का मुकाबला था। पार्टियों के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी को 40, कांग्रेस को 15, डीएमके को 24, बसपा को 3, सपा, एलजेपी, सीपीआईएम, सीपीआई को 2-2 और जेडीयू और एनसीपी और एआईएडीएमके को 1-1 सीटें मिली थी। आज पहले चरण का मतदान तो संपन्न हो गया, पर मतदाताओं ने जिन्हें वोट दिया है एक बार उनका सूरत हाल भी जान लेते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि कुल 1625 उम्मीदवार आज मैदान में थे। इनमें से 251 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। सबसे ज्यादा 137 उम्मीदवार तमिलनाडु से हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। बीजेपी के 28, कांग्रेस के 19, डीएमके और एआईएडीएमके के 13 और बीएसपी के 11 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 450 उम्मीदवार इनमें से करोड़पति हैं और इनमें सबसे ज्यादा 202 प्रत्याशी तमिलनाडु से हैं जो करोड़पति हैं। सबसे अमीर कैंडिडेट की बात करें तो नाम नकुलनाथ का आता है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ कमलनाथ के सुपुत्र। उनकी संपत्ति 717 करोड़ रुपए है। अब आपको लिए चलते हैं विदेश। चुनाव देश में है लेकिन चर्चा दूसरे देशों में भी हो रही है। विदेशी मीडिया भी भारत में हो रहे चुनाव पर नजर बनाए हुए है। अलग अलग देशों के अखबारों ने पहले चरण के मतदान से पहले क्या छापा है अपने यहां, एक नजर उस पर भी। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने हेडिंग दी है कि भारत में चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी के बड़े स्तर पर तीसरी बार जीतने के आसार हैं। अखबार ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि इन चुनावों में उसका प्रदर्शन पहले से और बेहतर होने जा रहा है। हालांकि ब्रिटिश अखबार ने यह भी लिखा कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि इसके 10 साल पहले सत्ता में आने के बाद से देश में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। लेकिन चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि दशकों बाद भारत में ऐसा चुनाव हो रहा है जिसके परिणामों का अंदाजा सबको है। अनुमान है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता हासिल करने जा रहे हैं, ऐसा अखबार लिखा है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक लगाया है कि मोदी की ताकत बढ़ती जा रही है और भारत के लोग उन्हें और मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं।
अखबार लिखता है कि बीजेपी इस चुनाव में अपने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा के साथ चुनाव में उतरी है और साथ ही वो अपनी कल्याणकारी योजनाओं का जोर शोर से प्रचार कर रही है। बीजेपी के समर्थक उससे काफी खुश हैं, वहीं जो लोग अब तक दुविधा में थे उन्हें भी बीजेपी की चुनावी रणनीति आकर्षित कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि लगातार 2 बार सत्ता में रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी लोकप्रिय बने हुए हैं। जो लोग आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहे हैं। अमेरिका के एक और प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने शीर्षक लगाया है, भारत में मतदान, महिलाएं और युवा मोदी और बीजेपी को फिर से सत्ता में पहुंचा सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि आमतौर पर यह ट्रेंड होता है कि महिलाएं और युवा कम रूढ़िवादी होते हैं, लेकिन भारत में इस बार आम चुनावों में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। अखबार लिखता है कि व्यापक बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने इस तरह का माहौल बनाया है कि महिलाएं और युवा उनकी पार्टियों को वोट करते हुए दिख रहे हैं। ब्रिटेन का मीडिया संस्थान बीबीसी भारत के आम चुनावों पर लाइव ब्लॉग चला रहा है। इसी क्रम में मीडिया संस्थान ने सवाल पूछा है कि क्या अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी को तीसरा कार्यकाल दिला सकता है। बीबीसी लिखता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाना बीजेपी का एक बहुत पुराना वादा था जिसे इस साल जनवरी में पूरा कर दिया गया। तो ये था भारत के चुनावों पर विदेशी मीडिया का नजरिया। बड़ी खबर समाप्त, पढ़ते हैं सुर्खी की ओर। गूगल भी कमाल का मुजस्समा है। कोई टॉपिक सर्च करना हो तो सिर्फ उससे जुड़े कुछ शब्द डाल दीजिए, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक्स करके ही। गूगल आपको उस टॉपिक से जुड़े विकिपीडिया पेज से लेकर वाइट पेपर्स, ब्लॉग्स, किताबों के नाम, खबरें, पीडीएफ, न जाने क्या क्या, किन किन चीज़ों के लिंक उपलब्ध करा देगा। यूं मात्र चंद मिनटों में उन्हें पढ़कर आप विषय के ऑलमोस्ट प्रकांड विद्वान हो जाएंगे। जो लिखकर आप अपनी डिजायर्ड चीज़ सर्च करते हैं उसे कहते हैं कीवर्ड, जो आप गूगल में डालते हैं लिख करके, और ये सुर्खी इसी कीवर्ड को लेकर के है। तो हम गूगल सर्च का इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च के लिए तो करते नहीं हैं, कई बार शॉपिंग के लिए भी करते हैं, और ज़्यादातर बार, जैसा कि सर्च डेटा कहता है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती। खोलना होता है सबसे पहला लिंक। सर्च इंजन जर्नल का माने तो 25% मामलों में लोग पहला लिंक खोलते हैं। यूं साफ है कि कंपनीज चाहेंगी कि वो गूगल सर्च रिजल्ट के सबसे पहले रिजल्ट पर देखें, टॉप पर देखें, तो वो बिडिंग करती हैं कीवर्ड की। बिडिंग का मतलब है कि गूगल को पैसा देती हैं कि देखो अगर कोई फ्लाइट नाम का कीवर्ड सर्च करे तो हमारी ट्रैवल एजेंसी टॉप पर दिखनी चाहिए। जिसने जितनी ऊंची बिडिंग की होगी, जिसने जितना ज़्यादा पैसा दिया होगा, उस कंपनी का लिंक सर्च रिजल्ट में उतना ऊपर दिखेगा, और इसी सबसे गूगल कमाती है पैसा। अब एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो सोचिए। 2 कंपनियां हैं, एक का नाम है आ से अनार टूर और दूसरी का नाम है आ से आम ट्रैवल। आपकी फेवरेट है आ से अनार टूर, तो आप गूगल में कुछ कीवर्ड डालते हैं जैसे कि फ्लाइट दिल्ली टू लखनऊ 2 मई, और फिर स्पेस के बाद आप डालते हो आ से अनार टूर, लेकिन इस उम्मीद से कि कीवर्ड को डालने के बाद सबसे ऊपर जो लिंक मिलेगा आपको वो होगा आपकी फेवरेट ट्रैवल एजेंसी आ से अनार टूर का। लेकिन गूगल थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ले लेता है यहाँ पर। माने फ्लाइट डिटेल तो वो दिल्ली टू लखनऊ वाली ही टॉप पर दिखाता है, लेकिन लिंक खुलता है आ से आम ट्रैवल का, और आप वहां से टिकट बुक करते हो और निकल लेते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई धोखा हुआ है, आपको लिंक खोलने के पहले पता चल गया था कि ये आपकी फेवरेट ट्रैवल एजेंसी का नहीं है, लेकिन फिर भी आप इजी गोइंग चीज़ों के हिमायती ठहरे, तो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि पहला लिंक कौन सा खुला, आप जो पहला आया आपने क्लिक कर दिया। पर इस वजह से होता क्या है कि आ से अनार ट्रैवल का घाटा हो जाता है, जिसका लिंक पहले नंबर पर नहीं आया। अब ये सोचिए कि आपने सर्च किया आ से अनार टूर और ऊपर खुल गया आ से आम ट्रैवल। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आ से अनार टूर नाम का कीवर्ड आ से आम ट्रैवल ने खरीद रखा था, या कहें कि इसकी सबसे ऊंची बिडिंग की हुई थी। तो कुछ सबसे इंटरेस्टिंग सवाल अब यहाँ खड़े होते हैं कि किसी दूसरी कंपनी के नाम को कीवर्ड कहकर और उसकी सबसे ऊंची बोली लगाकर सर्च रिजल्ट में टॉप पर आना, क्या ये लीगल है? कॉपीराइट वगैरह का इशू तो नहीं है इसमें? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी सिनेरियो के चलते मेक माई ट्रिप ने एक याचिका दायर की 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में। याचिका में कहा गया कि गूगल में उनकी कंपनी को सर्च करने पर booking.com का लिंक सबसे पहले आ रहा है। तब हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने अंतरिम फैसला देते हुए कहा कि गूगल द्वारा ऐसा किया जाना भारतीय ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 29 का उल्लंघन है, क्योंकि इससे मेक माई ट्रिप को आर्थिक नुकसान हो सकता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो इस अंतरिम फैसले का अर्थ ये था कि भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत booking.com मेक माई ट्रिप नाम के कीवर्ड की बिडिंग नहीं कर सकता। लेकिन दिसंबर 2023 में 2 जजों की हाईकोर्ट की बेंच ने इस फैसले को पलट दिया और ये माना कि अगर 2 कंपनियां
एक जैसे गुड्स या सर्विसेज दे रही हैं, तब एक दूसरे के ट्रेडमार्क को कीवर्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये तब तक इलीगल नहीं है जब तक कि खरीदार को दोनों लिंक्स या दोनों कंपनियों के बीच में अंतर साफ साफ मालूम हो रहा है। यानी जो हमने अभी आ से एनआर टूर और आ से आर्म ट्रैवल वाला उदाहरण दिया, जहां पर कंफ्यूजन नहीं सिर्फ सुविधा की बात थी, तो अदालत के अनुसार ये गैर कानूनी नहीं था। इसके बाद हुआ ये कि छोटे और कम पूंजी वाले स्टार्टअप्स को नुकसान होने लगा, क्योंकि उनकी कंपनी से चाहे कोई कितना ही संतुष्ट क्यों ना हो, कितना ही सर्च करे, वो टॉप पर सर्च रिजल्ट में वो आता नहीं था। सर्च रिजल्ट में आती थी वे कंपनी जो बड़ी कंपनी थी, जिन्होंने छोटी कंपनियों के नाम के कीवर्ड की टॉप बिडिंग की हुई थी। तो इसके बाद मेक माई ट्रिप गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसले की तारीख थी 7 मार्च 2024। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में स्टैंड अलोन होते हुए भी दुनिया के कई बड़े देशों और अदालतों की तर्ज पर ही है। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के कोर्ट्स ने भी ये बात मानी है कि ट्रेडमार्क का कीवर्ड की तरह उपयोग करना किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स की 19 अप्रैल 2024 को छपी जिस स्टोरी का जिक्र हमने किया, उसके लिए इंटरव्यू देते हुए उड़ चलो के फाउंडर रवि कुमार ने कहा है कि इस मुद्दे पर वे लोग सरकार से लेकर सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तक का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब बारी है लोकसभा चुनाव से जुड़े अपडेट्स की। अब बात कर लेते हैं अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की पारंपरिक गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन कर दिया है। गांधीनगर की सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अमित शाह ने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस सीट से लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिनिधित्व किया है, उस सीट का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात है। उधर लोकसभा चुनाव के लिए मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी। इसमें 11 प्रत्याशियों के नाम है, लेकिन एक चौंकाने वाला नाम। जरूरी बात यह है कि बसपा ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और फिरोजाबाद में प्रत्याशी बदल दिया है। पहले अतहर जमाल लारी को टिकट दिया गया था, अब टिकट दिया गया है सैयद नियाज को। और अब आज का चुनावी किस्सा। चुनावी किस्से में बात बॉलीवुड के अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना की। पॉपुलैरिटी के शिखर पर जब वो पहुंच गए तो उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाने की कोशिश की। साल 1991 का लोकसभा चुनाव, नई दिल्ली की सीट, और आमने सामने थे अपने अपने क्षेत्र के 2 दिग्गज, भाजपा से लालकृष्ण आडवाणी और कांग्रेस से राजेश खन्ना। उस दौर के पत्रकार ये बताते हैं कि शुरुआती रुझान में राजेश खन्ना बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन 7वें राउंड के बाद बाजी पलट गई और आडवाणी करीब 1,500 वोटों से चुनाव जीत गए। बताया यह भी जाता है कि इतनी करीबी हार, नजदीकी हार राजेश खन्ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा भी किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चूंकि आडवाणी ने नई दिल्ली सीट के साथ साथ गुजरात की गांधीनगर सीट से भी चुनाव लड़ा था और वो दोनों पर जीते थे, इसलिए आडवाणी ने दोनों में से एक गांधीनगर सीट को चुना और नई दिल्ली की सीट छोड़ दी। तो इस सीट पर उपचुनाव हुए और इस बार बीजेपी ने राजेश खन्ना के सामने उनके समकालीन अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया, जो बाय द वे अब टीएमसी में है। और इस बार जीत राजेश खन्ना की हुई और वो लोकसभा पहुंच गए। लल्लन टॉप शो में आज इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए और बेल का शरबत पीते रहिए, गर्मी बढ़ने वाली है। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक, गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।